India's largest news network, News 18 Network. अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं, वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सफल बटन मशरूम उत्पादन कर रहे किसान से मुलाकात। बीजोपचार करें, फसलों को कीट रोगों से बचाएं। किसान भाइयों, यूं तो हमारे प्रदेश के बहुत से किसान अपने खेतों में केवल मौसमी सब्जियों को उगाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। वहीं कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो इन सब्जियों के अलावा अलग तरह की खेती भी करते हैं और अच्छी आय भी कमाते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के रहने वाले ऐसे ही एक किसान से, विकास ठाकुर, जो अपने खेतों में तो विभिन्न तरह की सब्जियों की पैदावार करते ही हैं, साथ ही पिछले कई सालों से मशरूम की खेती भी कर रहे हैं और सफलता हासिल करते आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी, किस तरह से ये मशरूम की पैदावार कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मेरा नाम विकास ठाकुर है। मैं हिमाचल प्रदेश सोलन जिला अणु गांव का रहने वाला हूं। मैं कई सालों से खेतीबाड़ी कर रहा हूं, जिसमें मैंने मशरूम का भी उत्पादन किया है। मैं 10-11 साल से मशरूम लगा रहा हूं, जिसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ है। बटन मशरूम की खेती आज ज्यादा मुनाफे की पहचान बन चुकी है। मशरूम में जहां प्रोटीन की ज्यादा मात्रा होती है, वहीं औषधीय गुणों से भरपूर है। अपने गुणों के कारण आज बाजारों में इसकी चमक साफ देखी जा सकती है। इसकी खेती करने वाले किसान अच्छी आय कमाते हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जिला सोलन के रहने वाले किसान विकास ठाकुर, जो अपने खेतों में तो विभिन्न तरह की सब्जियों की पैदावार तो करते ही हैं, साथ ही पिछले कई सालों से वे मशरूम की खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। मैंने ये मशरूम देसी जुगाड़ से लगाया है। आजकल लोग जो है एसी रूम का प्रयोग करते हैं, मैंने अपना ही एक देसी जुगाड़ किया है। इस मशरूम को उगाने के लिए हमें कंपोस्ट की जरूरत पड़ती है। यही कंपोस्ट हम खरीद कर ही लाते हैं, पूरा कंप्लीट, जिसमें कि हमारी केसिंग मिट्टी भी होती है, स्पॉन बीज भी होता है और खाद भी होती है। इस बैग की जो कीमत है हमें 80 रुपये से 85 रुपये 90 रुपये तक पड़ जाती है घर तक लाने में। और इसमें जब हमें यह कंपोस्ट दी जाती है तो इसमें हमें बीज खुद मिलाना पड़ता है। एक बैग में 0.2% बीज मिलाया जाता है और इस
बैग में बीज डालने के बाद लगभग 15 दिनों बाद इसमें केसिंग की जाती है। 15 दिनों के बाद केसिंग करने के बाद इसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद इसमें 8-10 दिन बाद हवा देके इसे फ्रेश एयर देके इसमें फिर लगभग 35 से 40 दिन में मशरूम उग जाती है। मशरूम अभी हार्वेस्ट कर रहे हैं, अभी बिल्कुल तैयार है मशरूम। इस मशरूम की जो कीमत है 100 से 150 रुपये किलो तक बिक रहा है। इसमें एक बार खर्च करने के बाद इसमें लगभग पूरे वर्ष साल 2 साल 10 साल फिर हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो ये मशरूम है ये वाइट बटन मशरूम है। पूरी इंडिया में बहुत लोकप्रिय है यह मशरूम, जिसको बहुत पसंद करते हैं लोग। मैं अभी एक फ्लैश आने के बाद यह सेकंड फ्लैश है। सेकंड फ्लैश हमारा 2 से 4 दिन तक चलेगा। 4 दिन के बाद इसमें फिर 2 दिन का गैप डालने के बाद इसमें फिर तीसरा फ्लैश आएगा। ऐसे ही एक बैग से हम लगभग 2 से 2.5 किलो मशरूम ले सकते हैं। पहले लॉट में जो अभी निकला है वो लगभग आधा किलो की एवरेज आई है और सेकंड फ्लैश में हमारा लगभग पूरा 1 किलो की एवरेज आ जाएगी। उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में हमारा इसमें प्रॉफिट मार्जिन आता है। इस सीज़न में टोटल अगर हम निकालते हैं तो लगभग हमें इसमें जितना हम लगाते हैं उससे 2 से 2.5 गुना मुनाफा हम कमा सकते हैं। इससे अभी लगभग हमारा 10 से 11 क्विंटल तक का हमें इससे मशरूम मिल सकता है। एवरेज रेट हमारा 120, 100 से 120, 150 तक मिल जाता है। आजकल बहुत से किसान हाईटेक तरीके से मशरूम की खेती करने लगे हैं, जिसमें शुरू की लागत अधिक आती है, जबकि ये किसान भाई देसी तकनीक से कम स्थान, कम समय और कम लागत में अपने अनुभव के आधार पर बटन मशरूम की खेती करते हैं और अच्छी गुणवत्ता का अधिक उत्पादन भी लेते हैं, जिससे इनको मुनाफा भी अच्छा खासा मिल रहा है। अब बात आती है इस किसान भाई को बटन मशरूम उगाने में खर्चा कितना लगता है और आमदनी कितनी होती है, वह इस प्रकार से है। मैंने ये मशरूम देसी जुगाड़ से लगाया है। आजकल लोग जो है एसी रूम का प्रयोग करते हैं। मैंने अपना ही एक देसी जुगाड़ किया है। इस कमरे में मेरे 500 बैग लगे हैं। इसमें लगभग 40,000 से 45,000 रुपये मेरा लगा है। इस मशरूम की जो कीमत है 100 से 150 रुपये किलो तक बिक रहा है। इसमें एक बार खर्च करने के बाद इसमें लगभग पूरे वर्ष साल 2 साल 10 साल फिर हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें हम टोटल 40 से 45 खर्च करने के बाद हम जो इसमें प्योर प्रॉफिट कमाते हैं वो हमें 70 से 80,000 रुपये तक हम कमा सकते हैं। जो ये मशरूम है ये वाइट बटन मशरूम है। पूरी इंडिया में बहुत लोकप्रिय है यह मशरूम, जिसको बहुत पसंद करते हैं लोग। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
प्रदेश में रबी फसलों की बुआई का कार्य जारी है। अक्सर किसान फसलों की बुआई आनन फानन में बीजों को बिना उपचार किए ही कर देते हैं, जिससे मिट्टी में रहने वाले कीट रोगों से फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी फसल से अच्छा उत्पादन लेना तो दूर, बल्कि किसानों को लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। तो कैसे करें बीज उपचार, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान से। नमस्कार किसान भाइयों, आज का अपना विषय है बीजोपचार। बीजोपचार की विधियां और उनका महत्व है। जैसे कि आप सब जानते हैं तो रबी की जो फसलें हैं उनमें कौन कौन से जो फसलें हैं जिनमें बीजोपचार करना चाहिए, कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो बीज जनित है, उनका कैसे नियंत्रण किया जाए। किसान भाइयों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो जैसा बोवोगे वैसा ही काटोगे। इसलिए किसी भी फसल के बीज की बुआई से पहले बीज और उसके उपचार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फसल से मिलने वाले उत्पादन में इसकी एक अहम भूमिका रहती है। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं गेहूं में और जौ में। गेहूं और जौ में जो लूसमट है, लूसमट जो बीमारी है वो बीज जनित बीमारी है। तो उसके नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम जो विधि है वो बीजोपचार है। तो बीजोपचार आपको बीजोपचार करना चाहिए, उसकी विधि समझना बहुत जरूरी है। तो बीजोपचार हमेशा FIR जो विधि होती है उससे किया जाता है। यहाँ F का मतलब है फंजीसाइड, मतलब फफूंदनाशी। उसके बाद में हम करते हैं I का मतलब है इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी। उसके बाद में कीटनाशी से करते हैं। और लास्ट में होता है जो R से मतलब है यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट या बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर है, उनसे हम जो बीजोपचार करके और फिर हम खेत में बिजाई करते हैं। अब जैसे ये FIR विधि है अपने को समझना हो तो गेहूं में अगर बात करें, ये जो लूसमट होता है, लूसमट बीज जनित बीमारी होने की वजह से इसके नियंत्रण के लिए हमेशा जो टेबुकोनाजोल 2% DS आता है, 1 ग्राम को 1 किलोग्राम प्रति गेहूं के बीज है उनसे उपचारित करना चाहिए। उसके बाद में अगर गेहूं की बात करें तो दूसरी मुख्य जो समस्या आती है गेहूं में, जो कीड़ा है या कीट है, वो है दीमक। तो दीमक के नियंत्रण के लिए हमें फंजीसाइड के बाद में हमेशा जो इंसेक्टिसाइड है दीमक के नियंत्रण के लिए वो फिप्रोनिल 5% जो आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसका 4 से 5 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से इंसेक्टिसाइड से बीजोपचार करना चाहिए। अंत में आता है जो बायो फर्टिलाइजर है या बायो कंट्रोल एजेंट है। तो बायो फर्टिलाइजर में हम गेहूं में है जो एजिटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है, PSB है या NPK कंसोर्टिया है, उससे अपन बीजोपचार कर सकते हैं। तो ये गेहूं में FIR की विधि है। इसी प्रकार आप अन्य फसलें हैं उनमें भी FIR विधि का है वो प्रयोग कर सकते हैं। बीजोपचार का उद्देश्य न केवल बीज और मृदा जनित बीमारियों की रोकथाम करना है, बल्कि ये अंकुरण के बाद पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करता है, जिससे फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। अगर अन्य जो रबी फसलों की बात करें तो सबसे गेहूं के बाद में जो अगर प्रमुख फसल आती है तो वो है सरसों। सरसों की जो फसल होती है उसमें एक सफेद रोली नामक रोग आता है, या सफेद फफोला रोग भी बोलते हैं। ये रोग है, ये भी बीज जनित और भूमि जनित रोग है। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए मेटालेक्जिल 35% जो आती है उसका 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के हिसाब से है वो उपचारित करना चाहिए। इसी प्रकार इंसेक्ट की अगर बात करें तो उसके बाद में इंसेक्टिसाइड काम में लेना चाहिए। तो उसके लिए जो पेंटेड बग आता है, पेंटेड बग के लिए इमिडाक्लोपिड उसका लगभग 2 से 3 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज है वो सरसों के उपचारित करके किसानों को है वो हमेशा बिजाई करनी चाहिए। बायो फर्टिलाइजर अगर आवश्यकता है तो आप बायो फर्टिलाइजर भी सरसों में उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर अन्य रबी फसलों की बात करें तो चना है वो उसका भी प्रमुख स्थान है। चने में सबसे प्रमुख जो रोग आता है वो है विल्ट या उगटा जिसको बोलते हैं। ये जो रोग है वो भूमि जनित रोग है। तो इसके नियंत्रण के लिए, इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को हमेशा जो चने के बीज हैं उनको ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। अगर रासायनिक फफूंदनाशियों की बात करें तो कार्बेंडाजिम 50% जो है उसके 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजोपचार करके ये जो चना है वो लगाना चाहिए। इसी प्रकार चना दलहनी फसल होने की वजह से आप इनमें जो बायो फर्टिलाइजर हैं इनका प्रयोग कर सकते हो। आप एक ये ध्यान रखें कि हमेशा बीजोपचार करने के पश्चात जो बीज है उनको हमेशा छांव में सुखाना चाहिए। धूप में है कभी भी बीजों को है वो नहीं सुखाना चाहिए। किसान भाइयों,
बीजों के शोधन के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। उनमें सबसे प्रमुख है कि बीज शोधन के लिए जो दवा आपको बताई जाए उसकी उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। बीज शोधन का कार्य करते समय हाथ में दस्ताने अवश्य पहनें। इसके अलावा बीज शोधन के बाद बीजों को तुरंत बुआई हेतु प्रयोग में लाएं। इस तरह किसान भाइयों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि बीजों का उपचार करते हैं तो बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ने के साथ फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है और आगे चलकर ऐसी फसल से उत्पादन भी अधिक मिलता है। बीजोपचार की विधियों की अगर बात करें तो बीजोपचार की विधियां हैं। जैसे सर्वप्रथम जो विधि होती है उसको सूखा उपचार बोलते हैं। सूखा उपचार में क्या है, जो बाजार में जितने भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या बायो कंट्रोल एजेंट आते हैं जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो उनको अपन उनसे अगर उपचारित करते हैं तो उसको सूखा उपचार बोलते हैं। उसके लिए आप सीड ड्रेसिंग ड्रम आता है, उससे आप उपचारित कर सकते हैं। मटके का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार कई किसान हैं वो तिरपाल के ऊपर या अन्य जो कट्टे बोरियां होती हैं उनके ऊपर रख के भी हाथ से भी पाउडर को मिक्स करके सूखा उपचार करते हैं। दूसरा है फिर कंद उपचार। कंद उपचार में क्या होते हैं, जो फसलें होती हैं जिनके कंद लगते हैं तो उनके कंद को डुबो के है वो बीजोपचार किया जाता है। जैसे कंद में आलू आ गया, प्याज आ गए, अरबी है, हल्दी है, इनका है वो कंद उपचार होता है। ऐसे ही है फिर जो पौधशाला है, पौध उपचार। तो जो जिन सब्जियों या फसलों की पौध लगती है उनका पौध का भी उपचार किया जाता है। जैसे टमाटर है, मिर्च है, या जिनकी सीडलिंग लगती है उन फसलों का की जो जड़ें होती है उनका फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का घोल बना के 30 सेकंड से 1 मिनट तक उनकी जड़ों को डुबो के उपचारित करके है वो खेत में लगाया जाता है, जिससे भूमि जनित, बीज जनित जो जितनी भी बीमारियां हैं उनका प्रभावी तरीके से नियंत्रण है वो किया जा सकता है। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के मध्य बने रहने की संभावना है। इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्की गति से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की बुआई समय से करें
गेहूं की बुआई के लिए उन्नत किस्में हैं DPW 621-50, WH 1105, HD 3086, राज 4037, PBW 343, PBW 502, PBW 550, DBW 17, HD 2967, HD 2329, राज 3077, राज 1482। गेहूं की इन उन्नत किस्मों में से किसान किसी भी किस्म का बीज का चयन कर बुआई कर सकते हैं। गेहूं की बिजाई का उपयुक्त समय चल रहा है। खेत की गहरी जुताई करके रोड़ी लगा देवें और बतर आने पर 2 जुताई करके खेत में बिजाई का काम करें। बुआई के समय 22 किलोग्राम DAP, 24 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से आधार खाद के रूप में प्रयोग करें। गेहूं की फसल में दीमक कीट की रोकथाम के लिए क्यूनॉल फास्ट 1.5% चूर्ण 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें। सरसों की बिजाई का अंतिम समय चल रहा है, अतः किसान भाई देरी सी बुआई के लिए RGN 145, RGN 236 आदि किस्मों को प्राथमिकता दें। सरसों की फसल के लिए बीज दर 600 से 700 ग्राम प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। बुआई से पूर्व 20 किलोग्राम यूरिया तथा 62 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 75 किलोग्राम जिप्सम प्रति बीघा की दर से आधार खाद के रूप में प्रयोग करें। सरसों की फसल में सफेद रोली रोग से बचाव के लिए मेटालॉक्सिल 6 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामिथलिन 3.3 लीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बिजाई के तुरंत बाद खेत में समान रूप से छिड़काव करें। चने की बिजाई का उपयुक्त समय चल रहा है, अतः किसान भाई चने की बिजाई के लिए सिफारिश की गई उन्नत एवं प्रमाणित बीजों का ही चयन करें। इसके लिए देसी चने की उन्नत किस्में हैं GNG 1958 जिसे मरुधर कहते हैं, GNG 2144 जिसे तीज भी कहते हैं, GNG 1581 जिसे गणगौर भी कहते हैं, GNG 2171 जिसे मीरा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार बरानी क्षेत्रों के लिए RSG 888 और काबली चने की बुआई के लिए GNG 1499 और GNG 1969 आदि किस्मों को प्राथमिकता देते हुए बुआई करें। देसी चने के लिए 15 किलोग्राम और काबली चने के लिए 25 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से बीजों का प्रयोग करें। चने की बिजाई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा की दर से आधार खाद के रूप में मिलाएं। बीजों को रोगों से बचाने के लिए बुआई से पूर्व 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम पाउडर से और 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। जौ की बिजाई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। इसके लिए उन्नत किस्में हैं RD 2052, RD 2035, RD 2660, RD 2552, RD 2592 आदि। माल्ट के लिए उन्नत किस्में हैं RD 2503, DWRUV 64 आदि किस्मों को प्राथमिकता देते हुए जौ की बिजाई का काम करें। जौ के लिए 25 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। बीज उपचार के लिए आप 3 ग्राम थायरम या 2.5 ग्राम मैनकोजेब प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। गन्ने को गिरने से बचाने के लिए आमने सामने की कतारों में 3 से 4 गन्ने के झुंड की पत्तियों को तिपाई के रूप में बांधें। किन्नों के बागों में रोगों व अन्य कारणों से फल को गिरने से रोकने के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर वृक्षों पर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव जुवार, जिला सवाई माधोपुर से आत्माराम जी ने। आप अमरूद के बाग में उकटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आत्माराम जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
उक्टा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उक्टा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उक्टा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।